हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के 1 अगस्त के इस एडिटोरियल के साथ। चिप टैक्टिक्स इसका टाइटल है। न्यूज़ आपने पढ़ी होगी अखबारों में। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया कितने जुगाड़, कितने जोड़ तोड़ कर रहा है कि कैसे भी कोई ग्लोबल प्लेयर इंडिया में आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करे। और ये आर्टिकल इसी चीज़ को बता रहा है, इंडिया की प्रोग्रेस को। शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं। आराम से क्लास के लास्ट में एक एक क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट करेंगे। कोशिश करेंगे 7 में से 7 मार्क्स मिले। ग्रामर भी आ जाएगी इनमें, वोकैब भी आ जाएगी और कॉम्प्रीहेंशन भी आ जाएगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी चिप टैक्टिक्स। देखिए, टैक्टिक का मतलब होता है पैतरेबाजी, मैन्यूवर, कॉन्स्पिरसी, गिमिक या प्लॉट। इसको पैतरेबाजी समझो ना। और चिप का मतलब होता है सेमीकंडक्टर चिप, जो भारत में अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे जी चिप को लेकर के, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बहुत सारे दांव पेच, बहुत सारे मैन्यूवर्स खेले जा रहे हैं भारत के द्वारा। तो इसको हम बोलेंगे चिप टैक्टिक्स। ऐसी टैक्टिक्स जो चिप के लिए की जा रही है। और बात कर रहा है ऑन इंडियाज बिड टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स। बात की जा रही है इंडिया की उस बिड की, इंडिया के उस दावे की। बिड का मतलब दावा यानी क्लेम, और जो है अट्रैक्ट करने का, लुभाने का बड़े बड़े ग्लोबल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरर्स को, सेमीकंडक्टर चिप के निर्माताओं को। तो हम देखो, हम खुद तो बना नहीं सकते। ये ऐसी चीज़ तो है नहीं जो अपने यहाँ खेत में उग जाएगी। अपने को ये बनाने के लिए कहीं बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा, वो अपने को सिखाएगा, अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ में मिल करके चिप को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये बनाने के लिए हम लुभा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ताइवान से और बड़ी बड़ी कंट्रीज से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को चिप के। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द पिच टू ड्रॉ इन सेमीकंडक्टर प्लेयर्स मस्ट गो बियॉन्ड इंसेंटिव्स। कह रहा है जो पिच है हमारी, देखिए पिच का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप लोगों को कुछ समझाते हैं कि ये चीज़ है ना, आप ऐसे कर लो, ये काम आप इस तरीके से कर सकते हो। पिच अक्सर आपको सेल्समैन देता हुआ मिलेगा अपनी दुकान पे कि ये देखो, ये वाली नई पैंट आई है, ये वाली नई जो है सूट आया है। औरतों को देता ना सेल्समैन। या फिर आप कार के सेल्समैन के पास मिलेंगे, आप कार वाले से, वो आपको बताएगा देखो ये वाली कार है, ये इस स्पीड से जाती है, इसकी ये माइलेज है। समझ पा रहे हैं? सेल्समैन जो आपको देता है ना बेचने के लिए कोई चीज़, वो उसकी पिच होती है। कह रहा है हमारी जो पिच है अंतर्राष्ट्रीय चिप के मैन्युफैक्चरर्स को, और जो पिच है ड्रॉ इन करने के लिए, लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर के प्लेयर्स को, कह रहे इस पिच को गो बियॉन्ड करना होगा, पार जाना होगा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के। तो हमारी पिच में हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं कि आप इंडिया में आओ, आप 100 रुपये लगाओगे, भारत सरकार 50 रुपये आपको एडिशनल देगी, है ना। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बाद भी इन सेमीकंडक्टर प्लेयर्स को कुछ और चाहिए, वो आपको ला करके देना होगा। चलिए वो क्या चीज़ है वो आपको आगे एडिटोरियल में बताई गई है। हमारे यहाँ पे एक स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट हो, कंड्यूसिव बिजनेस जो है कंडीशंस हों, इनको डर नहीं लगे कि भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल बाद हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी गारंटीज़ की ज़रूरत होती है इनको, ना कि खाली खाली ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। पिच आप समझ गए हैं, इसकी वर्ब है मस्ट गो बियॉन्ड। गो बियॉन्ड करना यानी पार चले जाना, किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना। इसको एक्सीड करना, सरपास करना है, ट्रांसेंड करना भी बोलते हैं। ट्रांसेंड एक एडवांस वर्ड है, पार जाने के लिए, गो बियॉन्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रॉ इन जो वर्ड है, इससे बनती है 3 फ्रेजल वर्ब्स, है ना। ड्रॉ से ड्रॉ इन, ड्रॉ ऑन, ड्रॉ आउट। अगर इन तीनों को याद रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप ड्रॉ नाम के वर्ड को पकड़ लें। ड्रॉ वर्ड का मतलब होता है पुल करना या खींचना। आपने ड्रॉर भी देखा होगा अपने घर में, टेबल वेबल में ड्रॉर होते हैं ना, दराज, दराज बोलते हैं अपने हिंदी में। तो ड्रॉर को क्या करते हैं, अपने ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो बाहर निकल आता है। तो वहाँ से इस वर्ड को कनेक्ट करो। अब ये बताओ, ड्रॉ का मतलब है खींचना, इन का मतलब है अंदर यानी आपकी तरफ। अगर किसी चीज़ को ड्रॉ इन करोगे तो क्या करोगे, उसको अट्रैक्ट करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, एंटाइस या ल्योर करोगे। और ड्रॉ आउट करना क्या होगा, देखिए ड्रॉ आउट का मतलब होता है जी खींच करके बाहर निकालना। अगर आपको कोई बात बताई जाए 2 पेजेस की, है ना, घटना बताई जाए, और उसमें से आप 2 सेंटेंस बाहर निकालें,
जो उस पूरी घटना का सार हो, इसेंस हो, या उसका कोई इन्फ्रेंस हो, तो वो आप उसको ड्रॉ आउट कर रहे हैं, डिराइव या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को? किसी चीज़ में से किसी चीज़ को, दूसरी चीज़ को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड ड्रॉ आउट। तो ये ड्रॉ इन और ये ड्रॉ आउट। तीसरा होता है ड्रॉ ऑन। देखिए, ड्रॉ ऑन का मतलब होता है अपने एक्सपीरियंस या स्किल्स का इस्तेमाल करना किसी फील्ड में। आई विल ड्रॉ ऑन दिस नॉलेज टू गेट बेटर। मैं इस्तेमाल करूंगा इस नॉलेज का, ड्रॉ ऑन करूंगा इस नॉलेज का, ताकि मैं अच्छा और इम्प्रूव कर सकूं। तो ये इन, आउट और ऑन ड्रॉ के साथ लगा के 3 फ्रेजल वर्ब्स को बनाया जा सकता है। बना लें इसके नोट्स, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, साफ साफ। किसी ना किसी क्लास में आपको फिर से ये रिपीट होते हुए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। ये ड्रॉ इन, ये ड्रॉ आउट, ये प्रोस्पेक्टिव, सारे वर्ड्स अपने एक साथ देखेंगे तो आपने बाद में अपने को ब्रेक्स नहीं लेने पड़ेंगे ना, वोकैब अपनी स्मूथली चलती रहेगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। बिल्कुल बेसिक लेवल से हर चीज़ को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉइड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए, अपनी वोकैब शीट है आज की। चिप टैक्टिक्स अपना एडिटोरियल है। 5 वर्ड्स है, डिटेल में देखते हैं। ब्लेटेंट से शुरू करेंगे। देखिए, ब्लेटेंट वर्ड बहुत दिनों बाद आया है। इसका मतलब होता है जोरों शोरों से, खुलेआम। दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं ब्लेटेंट। कोई चीज़ खुलेआम भी हो रही है और सबको बता करके जोर शोर से हो रही है। द गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म ओवर द 3 फार्म बिल्स। सरकार ने फेस किया है खुलेआम या जोरों शोरों के क्रिटिसिज्म को फार्म बिल्स को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के। ये ब्लेटेंट वर्ड है ना, इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, खाली खुलेआम के लिए भी आ सकता है और खाली जोरों शोरों के लिए भी आ सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ब्लेटेंट वर्ड से आप चाहे तो तीनों मीनिंग निकाल लो, खुलेआम वाला मीनिंग भी निकल जाएगा, खाली जोर शोर वाला भी निकल जाएगा, और दोनों का जो मिक्सचर है वो भी ब्लेटेंट हो सकता है। तो आपको सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखनी है, कैसे इस वर्ड को यूज़ करोगे। अब ये खुलेआम या जोरों शोरों के लिए सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, स्ट्राइडेंट, क्लैमरस, कैकोफोनस, वेहमेंट और फियर्स। आज फियर्स नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म की जगह में फियर्स क्रिटिसिज्म भी लिख सकता था और इसका मीनिंग हो जाता है बहुत ही कड़ा, बहुत ही जोरों शोरों का क्रिटिसिज्म सरकार जो है झेल रही है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास अनरेवल। देखिए, रेवल और अनरेवल ये वर्ड जो है ना, ये आप स्वेटर से जोड़ के रखोगे तो याद रहेंगे आपको। अगर स्वेटर, वो जो लेडीज़ बुनती हैं स्वेटर, उसका एक धागा आपके हाथ में आ जाए, है ना, एक सिरा, और उस धागे को आप खींचने लगें, उधेड़ने लगे हैं, तो वो क्या होगा, पूरी स्वेटर जो है तार तार हो जाएगी, धागे की तरह खुल जाएगी। और यहीं से अंग्रेजी का वर्ड बनाया गया है अनरेवल करना। अब इसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है किसी चीज़ को सॉल्व कर देना, किसी मिस्ट्री का, किसी राज का, किसी रहस्य का एक धागा पकड़ लेना और उसको पूरा क्लियर कर देना कि इसमें क्या क्या हुआ था, जैसे कि डिटेक्टिव करते हैं, पुलिस वाले करते हैं। और दूसरा मीनिंग होता है किसी बनी हुई बात को बिगाड़ देना, जैसे बने हुए स्वेटर को खींच करके आप पूरा खोल देते हैं, पानी फेर देना किसी चीज़ पे, ब्लेट जो है अनरेवल कहलाता है। एक ही वर्ड दोनों काम करेगा, याद रखें, स्वेटर से कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा। चलो, पहला वाला मीनिंग देखते हैं। द न्यू डिस्कवरी में अनरेवल द मिस्ट्री सराउंडिंग ब्लैक होल्स। नई जो डिस्कवरी है, जो खोज है, हो सकता है क्लियर कर दे उस मिस्ट्री को जो ब्लैक होल्स को लेकर के है, सराउंडिंग ब्लैक होल्स है। और दूसरा वाला मीनिंग भी देखो, द इकॉनमी इज अनरेवलिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन। इकॉनमी उधड़ रही है, बर्बाद हो रही है, और किस वजह से, इस ऑनगोइंग रिसेशन की वजह से, अभी चल रही मंदी की वजह से। ऑनगोइंग मतलब जो भी जारी है, रिसेशन का मतलब है मंदी। तो ये जो दूसरा वाला मीनिंग आपने देखा ना, अभी किसी चीज़ का पानी फिरना, उधड़ जाना, खराब हो जाना, वो उसके लिए अपने कम अनडन या बिकम अनडन ये फ्रेज भी यूज़ करते हैं। डू मतलब कुछ किया और अनडू मतलब उस पर पानी फेरा। ठीक है, तो ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। घबराना नहीं है इस वोकैब से, ये टाइम लगा के समझा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ ऐसे ही ये बनी है, जिस तरीके से बनी है वो तरीका ही आप सीख रहे हैं, है ना। अगला वर्ड है रिसेप्टिव।
देखिए रिसेप्टिव हर वो आदमी है जो रिसेप्शन करने के लिए तैयार है या रिसीव करने के लिए तैयार है। कोई नया आइडिया हो, कोई नया दोस्त हो, रिसेप्टिव वो आदमी होगा जो हर चीज़ के लिए ओपन माइंडेड है और वेलकमिंग है। किसी भी चीज़ को अपनाने या समझने से पहले कोई परहेज नहीं करता है। रिसेप्टिव द रिसेप्टिव आपका दोस्त भी हो सकता है आपके लिए, रिसेप्टिव आपका दिमाग भी हो सकता है दूसरे विचारों के लिए। द टीम वॉज नॉट वेरी रिसेप्टिव टू द आइडियाज़ ऑफ द मैनेजमेंट। टीम बहुत ओपन माइंडेड या रिसेप्टिव नहीं थी, वेलकमिंग नहीं थी मैनेजमेंट के आइडियाज़ को लेकर के। जो आइडिया मैनेजमेंट ने दिए टीम को पसंद नहीं आए। रिसेप्टिव को आप एमिनेबल भी बोलते हैं। रिसेप्टिव टू और एमिनेबल टू ये फ्रेज ऐसे ही चलता है इंग्लिश में, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, रिसेप्शन से और रिसीव करने से वर्ड बनाया गया है। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड अपना आज का प्रॉड। ये वर्ड मैंने आपको विजुलाइज करके बताया हुआ है। ऐसा विजुलाइजेशन करो कि एक शेफर्ड होता है ना, गडरिया जो लेकर के जाता है भेड़ों को, बकरियों को, वो क्या करता है अपने हाथ में एक लकड़ी रखता है। उस लकड़ी को अंग्रेजी में प्रॉड और या फिर जो है गॉड नाम के वर्ड से बताया जाता है। नाउन फॉर्म में गॉड और प्रॉड का मतलब है भेड़ों को या बकरियों को या जानवरों को दिशा देने वाली, डायरेक्ट करने वाली लकड़ी, जिससे मार मार के आप जानवरों को सही रास्ते ले जाते हैं। वर्ब फॉर्म में इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है किसी को मोटिवेट या पुश करना किसी काम को करने के लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे शेफर्ड जो है लकड़ी मार करके भेड़ों को रास्ता दिखाता है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैज़ प्रोडेड द पॉलिसी मेकर्स इनटू मेकिंग हार्शर लॉज। बढ़ते हुए जो वीमेन के खिलाफ क्राइम है उन्होंने मोटिवेट या पुश किया है हमारे पॉलिसी मेकर्स को, कानून निर्माताओं को, कि वो और कड़े कानून बनाएं, हार्शर लॉज को मेक या इनेक्ट करें। अब देखो इसको नज करना भी बोलते हैं। किसी को अगर आप कुछ काम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं ना तो नज ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड अपना नी जर्क। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। नी मतलब घुटना, जर्क मतलब झटका। ये कुछ नहीं है, अगर आप किसी घुटने पे थोड़ा मारोगे ना, हल्का सा भी मारोगे घुटने पे, तो इतना बढ़िया रिएक्शन आएगा सामने वाले का। हमारी बायोलॉजी ऐसी होती है कि सामने वाला घुटना जो है आपके पेट में मार देगा। अगर किसी के घुटने पे थोड़ी भी चोट मारी जाए तो बिल्कुल सामने से मत मारना। एक रिएक्शन जो है हमारी बॉडी खुद ही देती है, घुटने पे लगती है जब, तो वो रिएक्शन ये होती है कि घुटना सामने वाले के पेट में लग जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन, या ऐसी चीज़ जो सडन हो, जो अपने आप हो जाए, जिसको आपको प्लान ना करना पड़े। समझ पाए? घुटने और जर्क से कनेक्ट करके रखना। नी जर्क रिस्पॉन्सेज आर जनरली डैमेजिंग इन द लॉन्ग टर्म। अचानक दिए गए जो प्रतिक्रियाएं होती है, रिस्पॉन्स होती हैं, अक्सर वो डैमेजिंग होती हैं, नुकसानदेह होती हैं लॉन्ग टर्म में। इम्पल्सिव या सडन भी बोलते हैं, अचानक से होने वाली चीज़ को स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं। चलिए अब आर्टिकल पे आते हैं। अजीब अजीब से वर्ड्स थे आज के, थोड़े भारी थे, कोई बात नहीं। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हो पता लगे। देखो समरी ये है कि सेमीकंडक्टर जो है 21वीं सदी का नया हथियार है। आपके घर की ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, और आज से 20-30 साल बाद जो कंट्रीज सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेंगी वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगी। अब इसी पूरे जुगाड़ के अंदर भारत भी लगा है कि कैसे भी करके सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में खड़ी की जा सके, और इसके लिए हम ग्लोबल प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं भारत में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे करके। हमारा आर्टिकल कह रहा है इट इज़ अ वेलकमिंग मूव। बड़ा होपफुल है, हम बड़ी आशावादी हैं कि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में भी खड़ी होगी। और उसी के साथ साथ सरकार से एक जो है सजेशन भी है कि सेमीकंडक्टर के लिए इंसेंटिव के साथ साथ आपको एक स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट भी बनाना होगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव दे करके खाली ये कंपनियां भारत में नहीं आएंगी, इसके साथ साथ इनको गारंटीज चाहिए कि स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट रहेगा, कि भारत में आने के बाद 15 या 20 साल बाद इनको भागने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। हमारी पॉलिसीज़ आज थोड़ी सी अनरिलायबल हैं, ज़्यादा रिलायबिलिटी हमें लाने की ज़रूरत है। आज की टोन है सजेस्टिंग और साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक। अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक समझते हैं ना, आशावादी। कह रहे जी द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ फ्रेश बिड टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स इनटू द कंट्री। कह रहा जी सरकार ने एक फ्रेश बिड को मेड किया है। बिड का मतलब है दावा या क्लेम या कोशिश, और फ्रेश बिड मतलब नया दावा या नई कोशिश। कह रहे सरकार ने एक नया दावा ठोका है और एक नई कोशिश की है कि लुभा सके, अट्रैक्ट कर सके, ड्रॉ इन कर सके, और किनको, सेमीफैक्चर बनाने वाली बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज को भारत में इनटू द कंट्री। सरकार हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ मेड इसकी वर्ब है। बढ़ते हैं आगे। कह रहे जी एट द सेमिकॉन इंडिया समिट लास्ट फ्राइडे पीएम मोदी टोल्ड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स that the government had drawn on their suggestions
आफ्टर द फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर। कह रहा है जी इस सेमिकॉन इंडिया समिट में, सेमिकॉन इंडिया एक समिट है, कॉन्फ्रेंस है जो हर साल हम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के प्लेयर्स को भारत में बुलाते हैं और इनसे बातचीत होती है। कह रहा है जी इस साल की जो समिट हुई है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है और जो हुई है लास्ट फ्राइडे को ही, कह रहा है इसमें हुआ क्या, पीएम मोदी ने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को ये बताया। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है भावी, फ्यूचर के जो संभावित हैं कि भारत में वो इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में। तो पीएम मोदी ने भावी निवेशकों को ये बताया, और क्या बताया कि गवर्नमेंट जो है ड्रॉ ऑन कर चुकी थी। ड्रॉ ऑन करना आप देख चुके हैं, किसी चीज़ के एक्सपीरियंस का, स्किल्स का फ़ायदा लेना। तो सरकार जो है बड़े अच्छे से फ़ायदा ले चुकी है उनके सजेशंस का। और कब, जब पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट ईयर, पिछले ही साल। तो मोदी जी ने बोला कि पिछले साल जो आप आकर के बता के गए थे, हमने वो सब काम इंडिया में करवा दिए हैं, है ना, ऐसा उन्होंने जो है इंडिकेट किया। और क्या किया सरकार ने, एंड टेकन प्रोएक्टिव डिसीजंस टू एड्रेस एरियाज ऑफ कंसर्न। और भारत सरकार ले भी चुकी थी, हैड टेकन, देखो हैड यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, भारत सरकार ले भी चुकी थी प्रोएक्टिव डिसीजंस को, बहुत ही रिस्पॉन्सिव डिसीजंस को, फैसलों को, ताकि एड्रेस किया जा सके एरियाज ऑफ कंसर्न को, ऐसे एरियाज़ को जो चिंता भरे हैं, है ना, इस इंडस्ट्री के हिसाब से जिन चीज़ों की चिंता है उन एरियाज़ को हमने इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए डिसीजंस भी लिए हैं। समझ में आ गया ना सेंटेंस। चलो, पूरे तरीके से अपने लुभाने की कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। इन लोगों को बता करके मोदी जी बुला करके कह रहे हैं कि जो पिछले साल आपने कहा था वो सब हमने कर दिया है, अब कुछ और है तो वो भी बताओ और जल्दी से भारत में एक इंडस्ट्री को खड़ा कर दो। नरेंद्र मोदी की वर्ब है टोल्ड, गवर्नमेंट की दो वर्ब्स हैं हैड ड्रॉन ऑन और हैड टेकन। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये पूरा काम पास्ट में हुआ है। मोदी जी ने ये बताया कि हम ये दोनों काम कर चुके थे। भाई जब ये मोदी जी ने बताया ना पास्ट में, उससे पहले ये दोनों काम हो चुके थे। तो पास्ट के अंदर आप यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का। समझ पा रहे हैं, जिसने बेसिक पूरी की है, जिन बच्चों ने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे। गवर्नमेंट की हैड ड्रॉन पहली वर्ब है और हैड टेकन V3 लगी हुई है, हैड टेकन दूसरी वर्ब है। कह रहा है जी अपार्ट फ्रॉम द लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एंड सॉब्स फॉर ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, ही सेड द इंसेंटिव्स ऑफर्ड टू टेक फर्म्स टू सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम हैव बीन स्केल्ड अप टू 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस। कह रहे साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम, अच्छा किसके, कम से कम या लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनीज पे लगने वाला टैक्स। और सॉब्स के, सॉब्स का मतलब होता है ऑफर्स, फ्री की चीज़ें, है ना, जो आप देते हो, स्कीम्स वगैरह बना के देते हो। कह रहा है जी इन चीज़ों के साथ ही साथ लो टैक्स रेट और बहुत सारे ऑफर्स। और ये किन के लिए हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं भारत में जो बनाए जाएंगे। कह रहे हैं इनके साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम, मोदी जी ने ये कहा कि जो इंसेंटिव्स हैं, जो ऑफ़र किए जा रहे हैं ऐसी आईटी या टेक्नोलॉजी फर्म्स को, कि वो इस्टेब्लिश करें, सेटअप करें प्रोडक्शन फैसिलिटी को, बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रीज़ को। और किसके अंडर में, इंडिया के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंडर में। कह रहा है ये सारे इंसेंटिव्स जो हैं इनको भी स्केल अप कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है, ऊपर ले आ जा चुका है। और कहाँ तक, 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस तक। तो इंडिया में आकर के आप 100 रुपये लगाओ, 50 रुपये सामने से भारत सरकार आपको और देगी। या फिर 100 रुपये लगाने की बात करो, आप 50 ही लगा दो, 50 रुपये भारत सरकार लगाएगी। तो ये मोदी जी ने इन लोगों को बताया। जो कमाओगे उस पर टैक्स भी कम लगेगा, बहुत सारी स्कीम्स भी आपको देंगे, और 50% जो लगाओगे उसका खर्चा भी देंगे। ही की वर्ब है सेड, ही आया है मिस्टर मोदी के लिए। इंसेंटिव्स की वर्ब है हैव बीन स्केल्ड अप। स्केल अप करना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना, एक दर्जा ऊपर लाना, इसको लेवल अप करना, स्टेप अप करना, रैंप अप करना या ऑगमेंट करना भी बोलते हैं। अब यहीं पे आपका अगर चाह बनाया जा सके तो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बनता है, भारत में नए मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं या क्या क्या चीज़ें इनमें से नहीं दी जा सकती हैं, ऐसा करके, है ना। तो ये 3 चीज़ें बताई गई हैं, टैक्स कम लगेगा, सॉब बहुत सारे मिलेंगे और इंसेंटिव मिलेगा 50%। आगे कह रहे हैं सो इसेंशली द गवर्नमेंट वुड बेयर हाफ ऑफ द टिपिकली लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटलेज दैट कंपनीज कमिट टू अंडरटेक। कह रहे हैं इस प्रकार से अगर आप इसेंशली देखें, इसेंशली मतलब इस पूरी बात के सार के तौर पे, इसेंस के तौर पे, कह रहे हैं फंडामेंटली अगर आप देखें तो सरकार जो है वो बेयर करेगी, वो सहने वाली है लगभग आधी उस टिपिकल लार्ज इन्वेस्टमेंट के आउटले को। टिपिकली यानी आमतौर पे, लार्ज मतलब बड़ा, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, आउटले मतलब खर्चा।
तो सरकार जो है उस बड़े से निवेश के खर्चे के आधे को सहने वाली है, और वो खर्चा जो ये कंपनियां कमिट कर रही हैं अंडरटेक करने को, अपने जिम्मे लेने को, अंडरटेक करना किसी चीज़ को जिम्मे लेना, तो आपने जो कमिटमेंट भारत सरकार को कर दी है उसका आधा जो है सरकार आपको देने वाली है। इसेंशली इसका यही मीनिंग है। गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, वुड बियर इसकी वर्ब है बेयर करना, किसी चीज़ को सहना। कंपनीज की वर्ब है कमिट, कमिट करना, किसी काम को करने का भरोसा या वादा करना। आउटले, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। आउटले का मतलब होता है जी खर्चा किसी चीज़ पे। भाई सरकार ने वैक्सीन बनाने पे 500 करोड़ रुपए लगा दिए, तो वैक्सीन पे आउटले किया गया है 500 करोड़ रुपए का। और यही जो वर्ड है ना, अगर इसको आप उल्टा कर दें, ले आउट बना दें, तो ये बन जाती है एक फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है खर्चा करना। आउटले का मतलब होता है खर्चा, ले आउट का मतलब होता है खर्चा करना, है ना। ये नाउन है और ये वर्ब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, अहेड ऑफ मिस्टर मोदीज यूएस स्टेट विजिट द डेक्स वर क्लियर्ड फॉर ए $2.75 बिलियन असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी इन गुजरात प्रपोज्ड बाय द यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी। कह रहा है जी बिल्कुल पहले, बिल्कुल अहेड ऑफ मिस्टर मोदी की यूएस की स्टेट विजिट के, अमेरिका की ऑफिशियल विजिट के, जो भी मोदी जाके आए हैं, कह रहे हैं इससे बिल्कुल पहले ही डेक्स को क्लियर कर दिया गया था। डेक वर क्लियर्ड, देखो डेक क्लियर का मतलब होता है रास्ते को साफ करना। 3-4 दिन पहले ये एडीएम आई थी अपनी किसी क्लास में, टू क्लियर द डेक्स, किसी चीज़ के रास्ते को साफ करना, पेव द वे फॉर समथिंग। तो अमेरिका की विजिट से पहले रास्ता भी साफ कर दिया गया था इतनी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट का, लगभग $20,000 की, 20 लाख करोड़ रुपयों की, 20,000 करोड़ रुपयों की, है ना, 2.75 बिलियन। कह रहे ये जो फैसिलिटी बनने वाली थी ये थी असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग। ये चारों काम भारत में होने वाले थे, और ये होने वाली थी गुजरात में, और ये प्रपोज्ड बाय थी, इसका प्रपोजल लाया गया था अमेरिका में बेस्ड एक चिप मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये काम तो ऑलरेडी हो ही चुका है गुजरात में। ये फैसिलिटी तो चिप की यानी सेमीकंडक्टर की बनने ही वाली है। डेक्स की वर्ब है वर, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। इडियम्स को याद रखें, डेक टू क्लियर द डेक एंड टू पेव द वे फॉर समथिंग। कह रहा है जी द डील परहैप्स नर्स्ड बाय द टू कंट्रीज कोऑपरेशन पैक्ट टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर्स सप्लाई चेन हैज पाइक्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट। कह रहे इस डील ने, जो परहैप्स नज की गई है, मोटिवेटेड है दो कंट्रीज के कोऑपरेशन पैक्ट के द्वारा, दोनों कंट्रीज के आपसी सहयोग के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। पैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, और ये पैक्ट है बिल्ड करने का सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को। कह रहा है इस डील ने ना पाइक कर दिया है, उकसा दिया है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। पाइक संबड़ित इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी में स्टिमुलेट करना या उकसाना या जगाना, है ना। इन्वेस्टर्स को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा इस डील में। एंड स्पर्ड माइक्रोन सप्लायर्स टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ को-लोकेटेड फैसिलिटीज़, और इसने स्पर भी कर दिया है, मोटिवेट भी कर दिया है माइक्रोन नाम की इस कंपनी के सप्लायर्स को कि वो इस आइडिया को एक्सप्लोर करें, जो है ऑप्शन को-लोकेटेड फैसिलिटीज़ का, ऐसी फैसिलिटीज़ जो को-लोकेटेड हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, माइक्रोन के सप्लायर जो होता है, हो सकता है वो इंडिया में आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बनाए, है ना, अपनी सप्लाइंग जो है वेयर हाउस बनाए। तो कुछ ऐसा सिस्टम जो है सप्लायर्स को भी मिल गया है, वो भी इंडिया आ सकते हैं माइक्रोन के साथ साथ, ऐसा समझ लो। डील जो है आपका सब्जेक्ट है, डील वही वाली डील है जो माइक्रोन और इंडिया के बीच में हुई है गुजरात के अंदर। इसकी दो वर्ब्स हैं, द डील हैज़ पाइक्ड एंड द डील हैज़ स्पर्ड। पाइक करना यानी कि किसी चीज़ को जगाना, इंटरेस्ट को जगाना, क्यूरियोसिटी को जगाना, वहीं इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। और स्पर का मतलब होता है मोटिवेट करना, नज करना, पुश करना, किसी काम को करने के लिए आगे जो है बढ़ावा देना। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं, अब बताएगा आपको चैलेंजेस क्या हैं। कह रहा है जी, विद सेवरल कंट्रीज सीकिंग टू डी रिस्क देमसेल्व्स फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन थ्रू कोलैबोरेटिव और फ्रेंड शोरिंग एग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स, द रैशनल फॉर द इन्हांस्ड पिच फॉर या पिच टू इन्वेस्टर्स इज अनक्वेश्चनेबल। कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही विद, अच्छा किस चीज़ के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के सीख करने के साथ ही, इस काम को जो है अंजाम देने के साथ ही। और कौन सा काम, काम है डी रिस्क करने का, अपने आप को, अपने रिस्क को कम करने का। और किससे, डोमिनेंस से, चाइना की, चाइना के एकाधिकार से, संप्रभुत्व से इस एरिया में। और कौन से एरिया में, चिप मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन में। चाइना ही बनाएगा, चाइना ही बनवाएगा और चाइना ही सप्लाई करेगा।
कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही जिसमें सारी कंट्रीज जो हैं कोशिश कर रही हैं कैसे भी करके अपना रिस्क ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, जो चाइना की डोमिनेंस की वजह से आता है इस पूरे एरिया में। कह रहा है और ये कैसे कर रही हैं सारी कंट्रीज, ये सारा काम कर रही हैं कोलैबोरेटिव और फ्रेंड शोरिंग अरेंजमेंट्स के साथ। ऐसी अरेंजमेंट्स के साथ में जहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है और फ्रेंड शोरिंग हो रही है। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है ये वर्ड आपको भी समझा देंगे। अपने फ्रेंड के यहाँ जा करके किसी कंपनी को बिल्ड करना है ना, इसको बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही हुआ ये कि जो रैशनल है, जो लॉजिक है भारत का, जो है बढ़ी हुई पिच का, इन्हांस पिच का हमारे इन्वेस्टर्स को, ये अपने आप में अनक्वेश्चनेबल है, इस पर हमारा कोई भी सवाल नहीं है। जो ये मोदी जी सारे काम कर रहे हैं ना, बुला रहे हैं हर साल, इनसे बात कर रहे हैं, इनको प्रलोभन दे रहे हैं, हमें इस पर 1% का भी सवाल नहीं है। ये रैशनल बिल्कुल अपने आप में अनक्वेश्चनेबल है। समझ गए सेंटेंस को? रैशनल मतलब लॉजिक, रैशनल मतलब लॉजिक यानी तर्क, और इसकी वर्ब है इज। याद रखें रैशनल के पीछे ई लगा हुआ है तो ये नाउन है। अगर ई को निकाल दें तो फिर भी रैशनल बोलेंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव हो जाएगा लॉजिकल। ठीक है, तर्क और तार्किक दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ब्यूटीफुल और ब्यूटी दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, वैसे ही रैशनल ई के साथ में और बिना ई के दो अलग अलग चीज़ें हैं। ई के साथ में नाउन, ई के बिना एडजेक्टिव। और इसमें कुछ देखने वाला है। फ्रेंड शोरिंग आपको समझा देते हैं। ये 3 वर्ड्स अंग्रेजी में, ऑन शोरिंग, ऑफ शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग। देखिए शोर का मतलब होता है समुद्री किनारा, और ऑन का मतलब होता है के ऊपर। अगर आप ऑन शोरिंग कर रहे हैं तो अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ आप अपनी कंट्री से ही चला रहे हैं, होम कंट्री से। यहीं पे आपकी जो है फैक्ट्री है, यहीं पे वेयर हाउस है, यहीं पे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, सब कुछ यहीं से होता है। बाहर भले ही आप कुछ भी बेच रहे हो, लेकिन काम जो है अपनी कंट्री से कर रहे हो, जहाँ भी आप रहते हो होम कंट्री से। क्योंकि आप शोर पे ऑन कर रहे हो, समुद्री किनारों के अंदर हो, आप बाहर नहीं हो, है ना। अच्छा बाहर चले गए तो आप करेंगे ऑफ शोरिंग, समुद्री किनारों से दूर चले गए। अब इंडिया से बाहर जा करके आप फैक्ट्रीज लगा रहे हो, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा स्टील्स है ना, टाटा मोटर्स है, इसकी आपको यूके में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये कहलाती है ऑफ शोरिंग, जिसमें आप कंडक्ट करते हो बिजनेस एक्टिविटीज़ घर से बाहर जा करके। और तीसरा क्या होता है फ्रेंड शोरिंग। इसमें आप ऐसी ऑफ शोरिंग करते हो जो फ्रेंड्स के यहाँ होती है। तू मेरे यहाँ आकर के फैक्ट्री लगा, मैं तेरे यहाँ के फैक्ट्री लगाता हूँ, है ना। जो दोस्त आपस में एक दूसरे के यहाँ पे बिजनेस जो है कंडक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड शोरिंग। चलिए मेरे ख्याल से तीनों वर्ड आप कनेक्ट कर लेंगे। शोर से इनको कनेक्ट करना है समुद्री किनारे से, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी ऊपर रह गया था, एक नीचे भी आएगा, दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। कह रहा है जी बट द कॉम्पिटिशन इज ऑलरेडी फियर्स। कह रहा है लेकिन कॉम्पिटिशन पहले से ही बहुत फियर्स है, पहले से ही बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से है, ब्लेटेंट है, जो है वेमेंट है। फियर्स वर्ड देख चुके हैं ना, जोरों शोरों से होने वाली चीज़। कॉम्पिटिशन आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। कह रहा था $52 या $52 बिलियन फाइनेंसिंग सपोर्ट अनाउंस्ड बाय द यूएस फॉर सेमीकंडक्टर मेकर्स इन 2021 हैज़ ड्रॉन ओवर 20 बिलियन या 200 बिलियन इन कमिटमेंट्स। कह रहे जो $52 बिलियन का जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, जो अनाउंस किया गया है अमेरिका की सरकार के द्वारा 2021 में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इसने पहले से ही ड्रॉ कर चुका है, ये पहले से ही अट्रैक्ट कर चुका है $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को, इतने बड़े कमिटमेंट्स को। तो ये कंपटीशन हर जगह है, इंडिया अकेला नहीं कर रहा है सारे काम, अमेरिका ऑलरेडी 2021 में कर चुका है। सपोर्ट की वर्ब है हैज़ ड्रॉन, ठीक है, हैज़ ड्रॉन। कह रहे जी वूड बाय एन अरे ऑफ सब्सिडीज, इंटेल अलोन हैज़ कमिटेड $80 बिलियन इन आउटलेज अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन एरिया। कह रहे जी वूड होकर के, वू करना किसी को रिझाना, वुड मतलब रिझाया हुआ होना या अट्रैक्टेड होना। कह रहा है जी अट्रैक्ट होकर के या एल्यूड होकर के एक बहुत बड़ी सब्सिडीज़ के एरे के द्वारा। एरे का मतलब होता है कलेक्शन या अरेंजमेंट। पहले आपको ये सब्सिडी मिलेगी, फिर नेक्स्ट ईयर इतनी मिलेगी, फिर इतनी मिलेगी, पूरा कलेक्शन सा बना देते हैं, इसको बोलते हैं एरे। कह रहा है जी सब्सिडीज़ के एरे से वू होकर के या अट्रैक्ट होकर के। इंटेल नाम की जो कंपनी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, इसने अकेले ने ही कमिट कर दिया है $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को खर्चे में, आउटलेज में, यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो अमेरिका और EU अब हर जगह जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं। इंटेल आपका सब्जेक्ट है, हैज़ कमिटेड इसकी वर्ब है। ये वुड पास्ट पार्टिसिपल है, इंटेल के लिए आया है। इंटेल इस तरीके से वू हो चुका है, अट्रैक्ट हो चुका है। और क्या हुआ? कह रहा है जी इन इंडिया अ $10 बिलियन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और PLI स्कीम वॉज अनवील्ड फॉर चिप मैन्युफैक्चरर्स इन लेट 2021। कह रहा है जी भारत में भी एक $10 बिलियन की PLI स्कीम जो आई थी,
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। $10 बिलियन का हमने बजट भी बना के रखा था। कह रहा है जी ये जो स्कीम है ना, ये भी अनवील की गई थी, इसको भी लॉन्च किया गया था। अनवील करना, लॉन्च करना, चिप मेकर्स के लिए 2021 के लास्ट में। PLI जो स्कीम है इसकी वर्ब है वॉज अनवेल्ड। अनवेल करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना। वेल मतलब पर्दा, अनवेल मतलब पर्दा हटाना। तो ये अपने आप ही ये वर्ड जो है लॉन्च करने के लिए यूज़ हो जाएगा। कह रहा है जी $20 बिलियन वेंचर अनाउंस्ड बाय वेदांता एंड फॉक्सकॉन लास्ट ईयर हैज़ हाउएवर कम अंडन। कह रहा है लेकिन दिक्कत ये है कि $20 बिलियन का एक वेंचर जो था, एक जॉइंट बिजनेस जो था। वेंचर में क्या होता है, बिजनेस जो है मिल करके करते हो, है ना, जॉइंट वेंचर। कह रहा है जी $20 बिलियन का एक वेंचर जो था, जो अनाउंस किया गया था वेदांता और फॉक्सकॉन के द्वारा पिछले ही साल। कह रहा है वो हालांकि कम अंडन हो गया है, अब उस पर पानी फिर गया है। वेदांता और फॉक्सकॉन जो है इन्होंने अपनी डील को कैंसिल कर दिया है। तो ये एक झटका भी लगा है भारत को रिसेंट महीनों में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। वेंचर की वर्ब है हैज़ कम अंडन। कम अंडन होना, किसी चीज़ पे पानी फिरना। जैसे स्वेटर उधड़ जाती है ना एक धागे के जरिए, वैसे ही ये पूरी डील जो होने वाली थी अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे उखड़ गई, उधड़ गई या उखड़ गई, है ना। कह रहा है जी इट इज़ क्रिटिकल दैट द माइक्रोन इन्वेस्टमेंट इज हैंड हेल्ड टिल फ्रूशन टू क्रिएट एन इफेक्टिव एग्जाम्पलर इफेक्ट। कह रहा है ये भी क्रिटिकल है कि जो माइक्रोन वाली इन्वेस्टमेंट है, जो अभी मोदी जी करवा के आए हैं अमेरिका में जाके, जिसकी सेटिंग करके आए हैं, कह रहा है ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइक्रोन करने वाला है गुजरात में, इस पूरी इन्वेस्टमेंट को अब हैंड हेल्ड करें। देखिए हैंड होल्डिंग जो है ना, या हैंड होल्ड करना, छोटे बच्चे को आप करवाते हैं, उसको अपना हाथ पकड़ के चलवाते हैं, रास्ता पार करवाते हैं, गिरने नहीं देते हैं, हैंड पकड़ा हुआ है आपने, होल्ड किया हुआ है ना। वैसे ही इस पूरी इन्वेस्टमेंट वाली डील को भी आप हैंड होल्ड करें, इसको अच्छे से सपोर्ट या मैनेज करें। और कब तक करें, जब तक फ्रूएशन ना आ जाए, जब तक फाइनली ये फ्रूट जो है बोर ना करे, जब तक इसका फल ना निकल जाए। और क्यों करें, ताकि आप क्रिएट कर सकें एक बहुत ही असरदार एग्जाम्पलर इफेक्ट को, एक बहुत ही अच्छे मिसाल वाले प्रभाव को, कि इंडिया में कोई कंपनी आती है तो भारत सरकार उस कंपनी का हाथ पकड़ के उससे इन्वेस्टमेंट करवाती है, उसको सारा अच्छे से गाइड किया जाता है। तो और कंपनियों के लिए भी एग्जाम्पलर इफेक्ट जो है माइक्रोन के जरिए हम बना सकते हैं। इट की वर्ब है इस, इन्वेस्टमेंट की वर्ब है इस, हैंड हेल्ड भी वर्ब ही मान लो, है ना, पैसिव के अंदर। इन्वेस्टमेंट इज हैंड हेल्ड। हैंड होल्डिंग आप समझ चुके हैं, किसी को सपोर्ट करना, बिल्कुल हर स्टेप पे उसको गाइड करना। फ्रूएशन मतलब होता है फाइनल वो स्टेज जहाँ पे किसी चीज़ का रिजल्ट निकलता है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हैंड होल्डिंग क्यों करनी है। हैंड होल्डिंग इसलिए करनी है कि दूसरी कंपनीज के सामने मिसाल बनाई जा सके कि आप भी भारत में आओ, आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आपका आरसी का क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स इन्वेस्टर्स ऑल्सो नीड टू सी एविडेंस ऑफ ए स्टेबल ऑपरेटिंग नेटवर्क विद अ प्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क। कह रहा है इसी के साथ साथ, इन इंसेंटिव्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स को ज़रूरत है देखने की, दे नीड टू सी, और क्या देखने की, एविडेंस को यानी सबूत को, एक स्थिर पॉलिसी इन्वायरमेंट के या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के, जिसमें बहुत ही प्रिडिक्टेबल पॉलिसी का फ्रेमवर्क हो, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल पॉलिसी का ढांचा हो, और ये वो ढांचा हो दैट इज़ नॉट अमेनेबल टू नी जग डेविएशन सच एज एक्सपोर्ट कर्व्स टू कॉप विद शॉर्टेजेस। ये वो ढांचा है जो एमिनेबल नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होता है नी जग डेविएशंस के लिए। डेविएशन का मतलब होता है जी किसी चीज़ का अलग रास्ते को पकड़ लेना, अनोमली बोलते हैं इसको, डिफरेंस बोलते हैं, है ना। और नी जर्क आप देख चुके हैं, ऐसी चीज़ जो अचानक से आए, सडन हो, इम्पल्सिव हो, स्पॉन्टेनियस हो। जैसे आपके घुटने पे हल्की सी चोट मारी जाए तो आपका घुटना जो है अचानक से आपको, समझ गए ना, एक जर्क वाला रिएक्शन देता है, सामने वाले को दूसरी जो है सामने से चोट मारता है। तो कह रहा है जी ये भी ऐसी पॉलिसी इन्वायरमेंट आपको बनाना है जिसमें नी जर्क डेविएशन ना हो, ऐसी रिस्पॉन्सेज ना हो जो अचानक से आते हों। जैसे कि रिसेंट एक्सपोर्ट आया है, हमने एक्सपोर्ट कर्व लगा दिए हैं चावल पे, गेहूं पे, शॉर्टेज से कॉप विद करने के लिए, देश में कमी से निपटने के लिए। तो ऐसे एक्सपोर्ट पे अगर आप बैन लगा दोगे, दुनिया तो भूखी मर जाएगी। आप पे तो डिपेंड करती है, चावल सबसे ज़्यादा दुनिया में आप ही एक्सपोर्ट करते हो। तो जब भी आप ऐसी नी जर्क रिएक्शंस देते हो ना, बाहर की कंपनियां भारत में आने से डरती हैं कि ये सरकार तो कभी भी कुछ भी कर देती है। इन्वेस्टर्स की वर्ब है नीड, दैट की वर्ब है इस, ये जो है नी जर्क हमें रिएक्शन नहीं देनी है। पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत डिपेंडेबल होना चाहिए, एमेनेबल टू, रिसेप्टिव टू, रिस्पॉन्सिव टू, किसी काम के लिए खुले दिमाग का होना। चलिए, कोप विद करना, किसी चीज़ को डील विद करना या उससे निपटना। कह रहे दे वुड ऑल्सो कंपेयर इंडियाज ट्रेड लिंकेजेस विद वर्ल्ड मार्केट्स थ्रू बायलैटरल और मल्टीलेटरल कॉम्पैक्ट्स
एंड इट्स अप्रोच टू टैरिफ्स ऑन myriad कंपोनेंट्स। कह रहे वो साथ ही साथ कंपेयर करेंगी बाहर से आने वाली कंपनियां और किसको, इंडिया के व्यापारिक रिश्तों को, ट्रेड लिंकेजेस को दुनिया भर के बाजारों के साथ। और ये रिश्ते हैं बायलेटरल और मल्टीलेटरल कॉम्पैक्ट्स के जरिए, दो तरफा या बहुआयामी कॉम्पैक्ट या जो है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। और इसकी अप्रोच को भी करेंगी जो है टैरिफ्स को लेकर के, बाहर से आने वाले सामान पे लगने वाले टैक्स को लेकर के। टैरिफ मतलब इंपोर्ट टैक्स जो लगता है भांति भांति के कंपोनेंट्स पे, myriad कंपोनेंट्स पे, दैट मे नीड टू बी शिप्ड इन, जिनकी ज़रूरत हो सकती है कि उनको शिपिंग करवाया जाए, उनको इंपोर्ट किया जाए। तो कोई कंपनी भारत में आएगी तो वो देखेगी कि इंडिया और सिंगापुर का, ताइवान का कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ताइवान से हमें सेमीकंडक्टर का जो है कंपोनेंट मंगवाना है तो कितना टैक्स भारत की सरकार जो है उसके इंपोर्ट पे लगाती है। तो ये सब चीज़ें भी वो कंपेयर करेंगी कि कहाँ पे उनको फैक्ट्री लगानी है। दे की वर्ब है वुड कंपेयर। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, है ना। चलिए, myriad मतलब तरह तरह का, वेरियस बोलते हैं इसको या न्यूमरस भी बोल सकते हैं। कह रहा जी द प्राइम मिनिस्टर या पीएम्स अश्योरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द ग्लोबल चिप सप्लाई चेन नीड्स टू बी मैच्ड बाय एक्शंस। कह रहे पीएम साहब की जो गारंटी है, जो अश्योरेंस है, और अश्योरेंस है अंडरस्टैंड करने की, समझने की ज़रूरतों को ग्लोबल चिप सप्लाई चेन की। कह रहा है इस भरोसे को ज़रूरत है, नीड है कि ये मैच हो, ये बिल्कुल मैच किया जाए। और किसके द्वारा, एक्शंस के द्वारा। तो जो गारंटी आपने दी है उस गारंटी के सामने एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, खाली गारंटी से काम नहीं चलेगा। और ये गारंटीज के एक्शंस क्यों लेने हैं, ताकि एस्यूएज किया जा सके, कम किया जा सके, नरम किया जा सके ऐसे कंसर्न्स को, ऐसी चिंताओं को। समझ गए। अश्योरेंस नीड्स टू बी मैच्ड बाय एक्शंस, जो कहा है उस पर कुछ करके या एक्शन लेकर के भी दिखाना पड़ेगा। अश्योरेंस की वर्ब है नीड्स, सेंटेंस में और कुछ देखने वाला है नहीं। एस्यूएज करना, मॉडिफाई करना, पेसिफाई करना, एमिलियोरेट करना, किसी चीज़ पे मलहम लगाना, किसी चीज़ को ठंडा या नरम बनाना, है ना। तो हमें कंसर्न्स को ठंडा करना है चिप मैन्युफैक्चरर्स के, जो उनकी चिंताएं हैं। कह रहे देयर कुड स्टिल बी मैनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द चिप। कह रहा है फिर भी वहाँ पे बहुत सारे स्लिप हो सकते हैं, बहुत सारे गलतियाँ हो सकती हैं लिप और चिप के बीच में। अब ये क्या होता है, अंग्रेजी में एक फ्रेज है स्लिप बिटवीन लिप एंड द कप। चाय आपके सामने है, आपने बड़े जतन से बनाई है, चाय बड़ी अच्छी भी बनी है, चाय आपने उठाई और कप में रखी, है ना। कप से आप अपने होठों पे रखेंगे, लिप्स पे रखेंगे और चाय को पियेंगे, सब कुछ सेट है। लेकिन इसी बीच में आपका कप आपके लिप से स्लिप हो गया और चाय जो है आपके कपड़ों पे गिर गई। इसका मतलब ये होता है जी, किसी भी काम में गलती की गुंजाइश होती है लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। स्लिप बिटवीन लिप एंड द कप। अब ये लिप एंड द कप जो है ना, उसको इसने अपने हिसाब से चेंज कर दिया, थोड़ा सा ह्यूमरस वे के अंदर। कह रहा है अभी भी बहुत सारे स्लिप हो सकते हैं बिटवीन लिप और चिप के बीच में। समझ पाए ना आप, स्लिप बिटवीन लिप एंड कप को इसने लिख दिया स्लिप बिटवीन लिप एंड चिप, क्योंकि अब यहाँ कप नहीं, हमारे को चिप चाहिए, है ना। चिप कैसे बनाएंगे इंडिया में। तो कह रहे अभी भी बहुत गुंजाइश है लास्ट मोमेंट पे चीज़ों के गलत होने की, तो हमें इस चीज़ का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। समझ गए ना ये वाली इडियम, स्लिप बिटवीन लिप एंड कप, उसको बनाया स्लिप बिटवीन लिप एंड चिप। चलिए, स्लिप आपका सब्जेक्ट है, कुड भी इसकी वर्ब है। दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मैनी अ का। देखिए, ऑल एक वर्ड है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है सभी। और एक वर्ड है ईच या एवरी, इनका मतलब भी होता है हर एक यानी सभी। अगर मैं ऑल की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी सभी आ गए और ईच और एवरी में भी सभी आ गए। लेकिन फ़र्क क्या है, ऑल के अंदर सभी एक साथ आएंगे और ईच एवरी में सभी एक एक करके आएंगे। इसलिए ऑल अपने साथ में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेता है, और जो है ईच और एवरी जो है अपने साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज़ या हैव पास दिस एग्ज़ाम। सभी स्टूडेंट्स ने इस क्लास के एग्ज़ाम को पास कर लिया है। स्टूडेंट्स लिखा गया है ऑल के साथ में। ऑल एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, इस केस में प्लूरल नाउन लगाया गया है क्योंकि सभी की बात हो रही है और एक साथ हो रही है बात। एक साथ होगी तो वो प्लूरल अपने आप ही हो जाएंगे, इसलिए वर्ब को भी प्लूरल लगना पड़ेगा और आप लिखेंगे हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये लिखेंगे ना। चलिए, लेकिन अगर आप ऑल की जगह पे ईच एवरी का इस्तेमाल करें, ईच और एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज़ या हैव पास्ड एग्ज़ाम, हर एक स्टूडेंट ने इस क्लास के एग्ज़ाम को पास कर लिया है। यहाँ भी सभी ने किया था, यहाँ भी सभी ने किया है, लेकिन फ़र्क क्या है, ईच एवरी सभी की एक एक करके बात करता है, इसलिए अपने साथ में एक एक की वजह से सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को लेता है। तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, प्लूरल की जगह सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा और वर्ब को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा एवरी या ईच के साथ।
ये कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया आपको? समझ में आया ना? अब यही कॉन्सेप्ट आपको मैनी और मैनी अ पे भी लगाना है। मैनी और मनी अ या एन पे भी लगाना है। मैनी का मतलब होता है काफ़ी सारे लोग लेकिन एक साथ। मैनी अ या एन का मतलब होता है काफ़ी सारे लोग लेकिन एक एक करके। समझे मेरी बात को? मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखो एस लगा हुआ है, मैनी बहुत सारे लोग हैं एक साथ हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव या हैज़ पास दिस एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पास किया है। मैनी के साथ में स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ में प्लूरल वर्ब, आप लिखेंगे हैव पास्ट, ऐसा लिखेंगे ना। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं मैनी स्टूडेंट्स हैज़ या हैव पास दिस एग्ज़ाम, इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात होगी लेकिन एक एक करके वन बाई वन होगा। तो मैनी अपने साथ में स्टूडेंट लेगा, स्टूडेंट्स को नहीं लेगा, और साथ में लेगा सिंगुलर वर्ब, यहाँ लेगा हैज़ को। बहुत ही लॉजिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है। ऑल और ईच में जो फर्क होता है वही मैनी और मैनी एन में या अ में होता है। ऑल अपने साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है, सभी को एक साथ लेता है। ठीक उसी तरीके से मैनी भी अपने साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को लेता है। ईच एवरी अपने साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि ये सबकी बात एक एक करके करते हैं। उसी तरीके से मैनी अ या एन भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को लेके चलता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, आज के क्विज में आपसे क्वेश्चन बना के पूछा गया है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 4-5 दिन पहले ही करवाया था, आज हो गया उसका रिवीजन। अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स में क्या फ़र्क होता है? देखिए दोनों का मतलब है साथ ही साथ, साथ ही साथ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम का एक और मीनिंग भी होता है, इसे छोड़ करके। समझे मेरी बात को? साथ ही साथ के लिए दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसे छोड़ करके के लिए नेगेटिव वाला जो मीनिंग है उसके लिए सिर्फ अपार्ट फ्रॉम यूज़ होगा। अब यूज़ भी करके आपको दिखा देते हैं। मनीषा हैज़ बिन टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स सेवरल एशियन कंट्रीज। मनीषा जा चुकी है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, साथ ही साथ बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ के। साथ ही साथ की बात हो रही है भाई, यहाँ के साथ में यहाँ भी गई है, तो पॉजिटिव वाली बात हो रही है। तो अपार्ट फ्रॉम लगाओ या बिसाइड्स लगाओ, आपकी इच्छा है जो आप लगाना चाहो। इस केस में दोनों ही सही हैं। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, मनीषा हैज़ नॉट बिन टू एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स सेवरल एशियन कंट्रीज। मनीषा कहीं और नहीं गई है छोड़ करके, साथ ही साथ नहीं, छोड़ करके कई सारी एशियन कंट्रीज़ के। साथ ही साथ वाला मीनिंग आ ही नहीं रहा यहाँ पे, कहीं और तो वो गई नहीं बेचारी। जब नेगेटिव वाला मीनिंग आए और इसे छोड़ करके की बात हो, उस केस में बिसाइड्स का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लिखूँ बिसाइड्स सेवरल एशियन कंट्रीज मनीषा हैज़ नॉट बिन टू एनीवेयर, तो एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि बिसाइड जो है नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं करता, वो ये नहीं कहता इसे छोड़ करके, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इस केस में बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम। चलो ये ग्रामर कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव वाले मीनिंग के साथ में यूज़ किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम का, ना कि बिसाइड्स का। चलिए अब आएंगे अपने क्विज पे। डोज ज़्यादा तो नहीं होगी ना आज की ग्रामर और वोकैब की। फटाफट से अपने क्वेश्चन देख लो। किस तरीके से 2.5 बिलियन की जो असेंबली लाइन है, $3.25 की, जो इन सब चीज़ों को करने वाली है गुजरात में, कैसे वो इम्पैक्ट करेगी इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को? इनमें से कौन सी चीज़ इस पूरी चीज़ को इन्वेस्ट जो है इम्पैक्ट करेगी? ये जो है स्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को बनाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, ये एक प्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाएगी टेक फर्म्स के लिए, ये एक एग्जाम्पल को सेट कर देगी इन्वेस्टर्स के लिए कि वो फॉलो कर सकें, ये हेल्प करेगी इंडिया को compete करने के लिए चाइना के साथ में इस पूरे धंधे में, इस पूरी बिजनेस में, या फिर एक ये नी जग रिएक्शंस या डिविएशंस लाएगी हमारे एक्सपोर्ट्स के कर्व में। अच्छा क्वेश्चन है, 2 आंसर्स आपको मिलेंगे, दोनों में से कोई भी चूज कर लो, लेकिन आपको एक ही चूज करना है जो ज़्यादा रेलेवेंट हो। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर को मैं डाल रहा हूँ, जो रेलेवेंट आंसर है वो आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। आपको 2 सही लगेंगे लेकिन एक ही रेलेवेंट है। सेकंड पे आ जाओ, इस पैसेज के आधार पे इनमें से सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने क्या है जो इंश्योर करने का है इंडिया की कोशिश को बड़े ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स को लुभाने की? तो चैलेंज भारत कौन सा फेस कर रहा है, क्या चीज़ हमारे यहाँ पे गलत है जिसकी वजह से बड़े मैन्युफैक्चरर्स नहीं आते? ठीक है, तो इसकी हिंदी खुद निकाल लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कमेंट में आंसर भी डाल दिया है वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। थर्ड पे आ जाओ, सडन और इम्पल्सिव एक्ट को क्या बोलते हैं, अचानक से होने वाली हरकत को क्या बोलते हैं? तो सही वर्ड आप यहाँ से निकाल ही लेंगे। कम अंडन या बिकम अंडन, ये इडियम का क्या मीनिंग है, ये भी आप निकाल ही लेंगे। पांचवें में आपसे पूछा है हैंड होल्ड, इस वर्ब का क्या मीनिंग होता है? मैनेज करना, वू करना, ल्योर करना या प्रॉड करना, तो ये भी आपको करवाया था हैंड प्लस में होल्ड से। 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेंगी बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम वाले कॉन्सेप्ट पे, और दूसरी आपको एरर मिलेगी
मैनी अ या मैनी एन की वजह से या इसके आसपास। सातों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में अंडर द वीडियो जाके चेक करें। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में आपसे। अंटिल देन ध्यान रखिए।